Hello everyone, I am Mohit Ahmed Siddiqui from the SWA Academy, and because of the electricity failures and connection failures, I was unable to take the last two classes that are scheduled. I am really sorry for that. अच्छा, अब एक के आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन करने जा रहे हैं, वही टॉपिक जो लास्ट टाइम मैं करवा रहा था, जिस वक्त मैंने क्लास डिसकंटिन्यू की थी ड्यू टू कनेक्शन प्रॉब्लम। अच्छा, ना लेट सपोज कि आप एक बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं और बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको $10,000 की जरूरत है। आपके पास है $8,000। आप ये 8,000 इन्वेस्ट कर देते हैं, या लेट से आप इस 8,000 से एक बिजनेस के नाम पे एक बैंक अकाउंट खोल लेते हैं। ठीक है, अब बाकी कितने रह गए? आपको जरूरत है 10,000 की, बाकी रह गए 2,000। तो 2,000 जो है ना, ये आप अपने लेट से किसी फ्रेंड से बोरो कर लेते हैं कैश की शक्ल में। अच्छा, अब 8,000 से तो आपने बैंक अकाउंट खोल लिया और 2,000 से आपने कैश बोरो कर लिया। ठीक है, टोटल कितने होगा? ये टोटल होगा 10,000, जैसे कि मैंने कहा कि आपको 10,000 की जरूरत थी। अच्छा, अब ये जो 10,000 है ना, इसमें से 2,000 आपने क्या किए? आपने अपने फ्रेंड से बोरो किए। तो ये जो 2,000 है, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी आपकी लायबिलिटी, और 8,000 ये हो जाएगा आपका कैपिटल। बाकी बैंक और कैश की बात करते हैं, तो ये दोनों आपके क्या हैं? ये दोनों आपके एसेट्स हैं। एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा याद रखें, अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये क्या कहलाती है? ये कहलाती है अकाउंटिंग इक्वेशन। और अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अच्छा, यहाँ तक कोई सवाल, कोई चीज नहीं आई हो समझ में, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोई सवाल, कोई चीज नहीं आई हो? यस मायदा, एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क? कोई चीज आपको नहीं आई समझ में इसके अंदर, तो आप मुझसे पूछ सकती हैं बिल्कुल। कोई चीज, ऐसी चीज आपको नहीं आई हो समझ में, यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स प्लीज। राइट इन No, द, sir, everything is clear. ठीक है। अच्छा, एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया, ये हो गई आपके पास अकाउंटिंग इक्वेशन। अच्छा, अब इसमें यहाँ पे ना समझने वाली बात ये है कि हमेशा जब भी आप कोई भी बिजनेस करेंगे ना, तो जो अकाउंटिंग इक्वेशन होगी ना, वो आपके पास क्या होगी? बैलेंस रहेगी। अकाउंटिंग इक्वेशन विल ऑलवेज रिमेन्स व्हाट? विल ऑलवेज रिमेन बैलेंस्ड। अकाउंटिंग इक्वेशन, आप जितनी भी ट्रांजैक्शन करें, कोई भी ट्रांजैक्शन करें, अकाउंटिंग इक्वेशन विल ऑलवेज रिमेन बैलेंस्ड। अभी मैं यहाँ पे आपके सामने एग्जाम्पल सॉल्व करूंगा, तो आपको ये और क्लियर हो जाएगा। विल ऑलवेज रिमेन व्हाट? विल ऑलवेज रिमेन बैलेंस्ड। विल ऑलवेज रिमेन बैलेंस्ड। ठीक है, अच्छा, अब मैं आपके सामने एक सवाल सॉल्व करूंगा, आपको ना समझ में आएगा कि अकाउंटिंग इक्वेशन किस तरह हमेशा बिजनेस में क्या होती है? बैलेंस्ड रहती है। ओके, चलें फिर करते हैं इसकी एक एग्जाम्पल करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन की। नाउ अकाउंटिंग इक्वेशन, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्या होती है? अकाउंटिंग इक्वेशन होती है एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज
प्लस कैपिटल, ठीक है। एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अच्छा, अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने ट्रांजैक्शंस लिखता जाऊंगा, जैसे पहले डबल एंट्री में करता था ना कि ट्रांजैक्शंस लिखता जाता था, और उससे फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि उसका ना क्या इम्पैक्ट आ रहा है एसेट्स पे, लायबिलिटीज पे और कैपिटल पे, क्या इम्पैक्ट आ रहा है ट्रांजैक्शंस का, डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजैक्शंस का एसेट्स पे, लायबिलिटीज पे और कैपिटल पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ठीक है। अच्छा, नाउ लेट्स से पहले हम ले लेते हैं स्टार्टेड with कैश 8000, वही वाली बात, इसकी एंट्री क्या पास होगी, इसकी ट्रांजैक्शन, इसकी एंट्री क्या पास होगी इस ट्रांजैक्शन की, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 8000। जब हमने बिजनेस स्टार्ट किया तो हमने कैश से बिजनेस स्टार्ट किया, यानी कि एक इन्वेस्टमेंट की, तो हमारे पास एक एसेट इंक्रीज हुआ कैश की शक्ल में। एसेट में 8000 यहाँ पे आ जाएगा, एसेट्स में ऐड हो जाएगा, और एक इन्वेस्टमेंट की है तो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कैपिटल होता है, कैपिटल में 8000 ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो एसेट हमारे पास क्या हो गया, एसेट हमारे पास हो गया 8000 के एसेट हो गए, और कैपिटल क्या हो गया, कैपिटल हो गया हमारे पास 8000, ठीक है। अब देखो दोनों साइड्स जो है ना इस इक्वेशन की, इस इक्वेशन की दोनों साइड्स हैं वो साइड्स हमेशा इक्वल रहेंगी। अब मजेदार बात यह है कि जैसे जैसे मैं आपके सामने ट्रांजैक्शन लिखता जाऊंगा ना, मैं आपको इन ट्रांजैक्शंस का ना इम्पैक्ट शो करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं इन ट्रांजैक्शंस का इम्पैक्ट शो करूंगा आपको अकाउंटिंग इक्वेशन पे। जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी, होगा क्या, अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा क्या रहेगी, बैलेंस्ड रहेगी। देखते हैं कैसे, ठीक है। अब लेट्स से borrowed 2000 फ्रॉम अ फ्रेंड, $2000 किसी फ्रेंड से हमने बोरो किए, तो $2000 जो है ना वो हमारी लाइबिलिटी है। तो जब हमने $2000 बोरो किए तो इससे एक तो लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज हो गई $2000 से, ठीक है। और हमने कैश की शक्ल में बोरो किए या बैंक की शक्ल में, जिस शक्ल में भी, तो हमारा एक एसेट इंक्रीज हो जाएगा 2000 से, कैश या बैंक। तो एसेट एक तरफ हमारे एसेट इंक्रीज हुए 2000 से, दूसरी तरफ हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई 2000 से, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको शो कर रहा हूँ कि इसका ना इम्पैक्ट क्या आएगा अकाउंटिंग इक्वेशन पे ट्रांजैक्शन का। ये एक मिनट, ये देखें, अब यहाँ पे 2000 प्लस 8000, 2000 प्लस 8000 कितना हो गया, 2000 प्लस 8000 हो गया 10000, ठीक है। और यहाँ पे दूसरी तरफ अकाउंटिंग इक्वेशन क्या हो गया, दोनों तरफ क्या आ रहा है, टोटल क्या आ रहा है, दोनों तरफ जो टोटल आ रहा है वो कितना है, वो 10000 है। दोनों तरफ जो टोटल आ रहा है वो 10000 है। ये एक साइड है अकाउंटिंग इक्वेशन की जहाँ पे लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल है, और दूसरी साइड है जहाँ पे एसेट्स दिए गए, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना ये मैंने क्या किया है, ये मैंने इसका टोटल शो कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं इसका टोटल शो कर रहा हूँ आपको। तो टोटल जब हमने दूसरी ट्रांजैक्शन की तो एसेट हमारे पास 10000 हो गए, लाइबिलिटीज 2000, कैपिटल 8000, तो 8000 प्लस 2000 इज इक्वल टू 10000। चलें अब एक और ट्रांजैक्शन करते हैं, कोई और ट्रांजैक्शन, लेट्स से लेट्स से परचेज कंप्यूटर ऑन क्रेडिट फॉर $500,
कंप्यूटर खरीदा है क्रेडिट पे $500 का, तो एंट्री क्या बनेगी, कंप्यूटर को हम डेबिट कर देंगे, एसेट इंक्रीज हो रहा है, कंप्यूटर इंक्रीज हो रहा है, कंप्यूटर हम डेबिट कर देंगे। ऑन क्रेडिट हमने खरीदा है तो हमारी एक लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, अकाउंट्स पेबल को हम क्रेडिट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना 500 लाइबिलिटी की साइड पे आ जाएगा। अब लाइबिलिटीज हमारी कितनी हो गई, देखें लाइबिलिटीज हमारी हो गई बिजनेस में 2500, एसेट कितने हो गए 10,500, और कैपिटल कितना है हमारे पास, कैपिटल है 8,000। ठीक है, तो 8,000 प्लस 2,500 कितना हो गया टोटल 10,500। ठीक है, तो ये जो है ना, ये अब आप देखें कि दोनों साइड्स जो है अकाउंटिंग इक्वेशन की वो क्या है, इक्वल है। एसेट 10,500 है, लाइबिलिटीज और कैपिटल 2,500 प्लस 8,000, दोनों का टोटल होके हो जाएगा कितना, दोनों का टोटल होके हो जाएगा 10,500। ठीक है, अच्छा तो अब इस तरह क्या है कि इस तरह जो है अकाउंटिंग इक्वेशन आप देख रहे हैं कि कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है बिजनेस में, कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है, उसके नतीजे में क्या हो रहा है, उसके नतीजे में अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो क्या है, बैलेंस्ड है। अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा बैलेंस रहेगी, यानी कि अकाउंटिंग इक्वेशन की जो लेफ्ट हैंड साइड है जहाँ पे एसेट्स आ रहे हैं वो हमेशा राइट हैंड साइड के इक्वल होगी, लाइबिलिटीज और कैपिटल की इक्वल होगी। तो इससे ये बात जाहिर होती है कि कभी भी जब हम कोई चीज कोई बिजनेस करेंगे तो बिजनेस में हमेशा एसेट जो है वो इक्वल होंगे लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल के। ठीक है, अच्छा ये तो ये यानी कि ये एक लॉ है, एक जनरल प्रिंसिपल है अकाउंटिंग का। परचेज कंप्यूटर ऑन क्रेडिट फॉर $500। अच्छा अब कोई और ट्रांजैक्शन, लेट से ट्रांसफर्ड कैश, नहीं बल्कि ये नहीं, purchased computer on credit and let's say liabilities and capital, bought when by paying check of let's say $1,000, bought when by paying check of $1,000। इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी क्योंकि चेक से पेमेंट हुई है तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि एक एसेट जो है एसेट कम हो जाएगा। ऐसा करने से क्या होगा, एसेट कम हो जाएगा बिजनेस में, एक एसेट कम हो जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ क्या होगा, एक एसेट इंक्रीज भी होगा। और वो एसेट क्या इंक्रीज होगा, वो एसेट वैन की शक्ल में इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या, अब देखें इसकी ना एंट्री सोचें आप, अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा ना तो आप इसकी ना एंट्री सोचें इस ट्रांजैक्शन की, बॉट व्हेन बाय पेइंग चेक ऑफ $1,000। इसकी एंट्री जो बनेगी ना आपके पास वो बनेगी, आप क्या करेंगे, वैन को डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, वैन को डेबिट करेंगे और बैंक को क्रेडिट करेंगे बाय हाउ मच अमाउंट, बाय $1,000। ठीक है, वैन डेबिट हो जाएगा, वैन डेबिट हो जाएगा और बैंक क्रेडिट हो जाएगा कितने से, $1,000 से। बॉट वैन बाय पेइंग चेक ऑफ $1,000। तो इस तरह क्या हो रहा है कि वैन को जब हमने डेबिट किया, एसेट हमारा एक इंक्रीज हो गया। ठीक है, एसेट हमारा एक इंक्रीज हो गया, यहाँ पे ये मैंने प्लस कर दिया 1,000। दूसरी तरफ बैंक जो है वो हमारा क्या होगा, बैंक हमारा डिक्रीज हो गया 1,000 से, क्योंकि बैंक हमने क्रेडिट किया, एसेट हमने क्रेडिट किया, तो एसेट डिक्रीज हो गया। अब इसका जो इम्पैक्ट आ रहा है अकाउंटिंग इक्वेशन पे, वो इवेंचुअली क्या आ रहा है, वो इवेंचुअली क्या आ रहा है, इम्पैक्ट आ रहा है कि अकाउंटिंग इक्वेशन जो है वो बैलेंस ही है, और एसेट्स कितने, नहीं अभी मैं आगे अकाउंटिंग इक्वेशन से आगे भी कुछ बातें जो है वो करूंगा। अभी तो अकाउंटिंग इक्वेशन देखते हैं ना, पहले अकाउंटिंग इक्वेशन देखते हैं, इसके बाद देखते हैं कुछ और भी, मैं कुछ और भी चीजें इसमें ऐड करूंगा। अच्छा वैसे लेकिन मेनली आज का जो टॉपिक है ना वो अकाउंटिंग इक्वेशन ही है। अच्छा अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या है कि एक तरफ मैंने 1,000, एक तरफ बिजनेस में 1,000 के एसेट्स लेस हुए, यानी कि 1,000 जब बैंक से हमने पे किया
तो बैंक का एसेट जो है वो हमारा बैंक अकाउंट का बैलेंस 1000 से कम हो गया। दूसरी तरफ हमने वैन परचेज की तो एक एसेट नया बिजनेस में आ गया, तो 1000 ऐड हो गया। तो इस तरह करने से क्या है कि जो पोजीशन है वो सेम ही रही। जब इस ट्रांजैक्शन पे हम थे तो यही पोजीशन थी अकाउंटिंग इक्वेशन की, अभी भी जो है वो यही पोजीशन है अकाउंटिंग इक्वेशन की कि 10,500 के एसेट्स हैं, 2,500 लाइबिलिटीज हैं और 8,000 हमारा कैपिटल है। ठीक है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। लेट्स से परचेज्ड गुड्स फॉर कैश और या परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, हाउ मच, $125। $125 की ना इन्वेंट्री खरीदी है, $125 की इन्वेंट्री खरीदी है ऑन क्रेडिट, यानी कि एक लाइबिलिटी। एक लाइबिलिटी बिजनेस में क्या हो रही है, एक लाइबिलिटी और इंक्रीज हो रही है क्योंकि ऑन क्रेडिट खरीदी है, उधार पे हमने इन्वेंट्री खरीदी है, उधार पे माल खरीदा है। तो इन्वेंट्री जो है ना वो 125 का एक एसेट का इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि इन्वेंट्री बिजनेस में आ रही है 125। तो इन्वेंट्री जो है एक एसेट है, एसेट इंक्रीज हो जाएगा 125 से, और लाइबिलिटी एक लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी 125 से। ठीक है। तो ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से फिर आप देखिए अकाउंटिंग इक्वेशन जो है ना वो इक्वल ही रहेगी, 10,625। अब इन दोनों का मैं टोटल करके आपको दिखा देता हूँ। इन दोनों का टोटल क्या क्या आ रहा है, सॉरी, प्लस दिस। देखें, अभी आप देखें यहाँ पे और ये फिगर सेम है, यानी कि अब आपने देखा कि इसमें ना समझने वाली बात बस यही है कि जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी बिजनेस में, कोई भी ट्रांजैक्शन हो, नो मैटर कोई भी ट्रांजैक्शन हो, तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या रहेगी, हमेशा हमेशा सेम रहेगी, हमेशा बैलेंस्ड रहेगी। अब आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ट्रांजैक्शन हो रही है तो ट्रांजैक्शन का जो इम्पैक्ट आ रहा है वो ये आ रहा है कि एसेट इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। इज दिस क्लियर? ये कॉन्सेप्ट आया आप लोगों के समझ में? कोई यहाँ तक कोई सवाल, कोई चीज नहीं आई हो समझ में तो मैं इसको फर्दर क्लियर करता हूँ। प्लीज लेट मी नो अगर आपको कोई चीज ना नहीं आई समझ में। नो सर, इट्स क्लियर सर। सर हम टॉपिक चेंज कर लेते हैं, ये अब समझ आ गया अकाउंटिंग इक्वेशन। नहीं, अभी इसमें कुछ और एक दो बातें और हैं आगे बताने वाली ना, एक दो बातें और हैं इसके अंदर ना, इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर बताने वाले। अच्छा, तो एक मिनट, बेटा मिनट। अच्छा, अब जो है ना देखो, मैंने बताया यस मायरा, इज देयर एनीथिंग दैट यू नीड टू आस्क? कोई चीज समझ में नहीं आ रही हो इसके अंदर प्लीज बताओ। अगर कोई चीज नहीं आ रही है समझ में तो प्लीज लेट मी नो। No, sir, everything is clear. नहीं नहीं, अगर कुछ नहीं आ रहा है समझ में जैसे, तो आप मुझे बताएं, मैं आपकी हेल्प आउट करता हूँ अगर अकाउंटिंग इक्वेशन में किसी को कोई चीज नहीं आ रही हो समझ में। अच्छा, अब जो सर पॉइंट वो आ रहा है ना, जी जी बोले। सर ये जो आपने बीच में -1000 वाला लिखा था ना, बस ये थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, लेकिन अब ये क्लियर हो गया। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा, अब जो है ना इसके अंदर, अब जो पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ ना तुम लोगों को, ये पॉइंट है थोड़ा सा डिफिकल्ट। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है थोड़ा सा डिफिकल्ट। अच्छा, इसको जरा अभी इस पे थोड़ा सा गौर करो। मैं यहाँ पे बस 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ एंड आई एम कमिंग बैक ना, थोड़ा मैं पानी पी लूँ क्योंकि यार बोलते बोलते भी थोड़ा क्या हो जाता है कि हम और भी पढ़ा रहे होते हैं ना असल में, इसके अलावा भी हम पढ़ा रहे होते हैं, कहीं पे कुछ कर रहे होते हैं, तो पढ़ा पढ़ा के थोड़ा दिमाग भी आदमी का वो हो जाता है, थकना शुरू हो जाता है, मुंह जरा खुश्क होना शुरू हो जाता है। 2 मिनट रुकना, 2 मिनट में मैं आ रहा हूँ, और आऊंगा तो एक मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ और बड़ा मुश्किल पॉइंट है वो, उसको समझना बड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ना गौर करो, कोई देखो इसके अंदर अगर कोई चीज नहीं आई समझ में, यही इसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करूंगा, इसी एग्जाम्पल को मैं अपनी कंटिन्यू करूंगा जब आऊंगा, लेकिन जो मैं पॉइंट बताऊंगा ना उस पॉइंट को सामने रखते हुए मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, और वो मुश्किल पॉइंट है। ठीक है, इसको देख लो अगर इसके अंदर कोई चीज
ओके, हो गया, आई एम बैक। अच्छा, अब मैंने जो है 5 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए थे अकाउंटिंग के। अनिक, तुम बताओगे वो 5 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कौन से अकाउंटिंग के, जिन पे जो है वो अकाउंटिंग बेस करती है? बताओ 5 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। सर हाँ, वो बताओ। हेड ऑफ अकाउंट्स आप पूछना चाह रहे हैं? नहीं, मैंने देखो 5 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए थे, कौन कौन से बताओ। सर अगर आप एक बता दें तो शायद बाकी 4 याद आ जाएं। एक्चुअली आई वाज नॉट सर अटेंडिंग योर एल्सर क्लासेस। एल्सर एल्सर आप एल्सर एलिमेंट्स ऑफ की बात कर, फाइनेंशियल हाँ स्टेटमेंट भी कहते हैं इसको। एल्सर एल्सर बताओ क्या होता है एल्सर? ए फॉर, एसेट, हाँ, ए फॉर एसेट, और एल फॉर लायबिलिटी एंड सी फॉर क्रेडिट। नो कैपिटल, आई एम सॉरी सर, कैपिटल। एसेट्स लायबिलिटीज। तुम कौन सी कैपिटल सिटी में हो अनी? सर हैदराबाद। अच्छा, कैपिटल, एक्सपेंसेस, ई फॉर एक्सपेंसेस, और आर फॉर रेवेन्यू। अब देखो, अब समझने वाली बात है ना, थोड़ा सा ना यहाँ पे ना डिस्कस करो, तुम दोनों ना मेरे साथ ना डिस्कस करो। देखो, होता क्या है कि अब मिसाल के तौर पे मैं एक बिजनेस चला रहा हूँ, मैंने ना एक फर्नीचर खरीद लिया, ठीक है, तो फर्नीचर तो हो गया मेरा एसेट है, फर्नीचर मेरा एसेट है, मेरे पास कैश पड़ा हुआ है बिजनेस में, मेरा एसेट है। बैंक अकाउंट है बिजनेस का, मेरा क्या है, मेरा एसेट है, ठीक है। लेकिन अब मैंने एक एक्सपेंस किया बिजनेस में, लेट से मैंने लोगों को सैलरी पे की, ये क्या है, मेरा एक्सपेंस है। रेंट पे कर रहा हूँ मैं किसी चीज का, अब उस जगह का लेट से रेंट पे कर रहा हूँ, यहाँ पे बिजनेस रन कर रहा हूँ, ये क्या, एक्सपेंस है, ठीक है। इसी तरह और क्या होते हैं एक्सपेंसेस के एग्जाम्पल, और क्या होते हैं? सर अ, डेप्रिसिएशन। अरे यार, डेप्रिसिएशन अभी आगे की बात हो जाएगी। सैलरीज, रेंट, और लेट से यूटिलिटी बिल्स, यूटिलिटीज, यूटिलिटी बिल्स पे किए, बिजली का बिल, गैस का बिल पे किया, ये क्या है, ये सर एक्सपेंस है मेरे। जी बोलिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अरे यार, ये सब आगे की बातें, एडवांस बातें, ये अभी मैंने नहीं पढ़ाया है, ठीक है। अभी अभी जो है ना, इसको कीप इट सिंपल, ठीक है। अच्छा, फर्नीचर है, कैश है, बैंक अकाउंट है, सैलरी है, रेंट है, यूटिलिटीज है। अच्छा, अब एक्सपेंसेस का ना मसला ये होता है कि एक्सपेंसेस देखो, अब एक्सपेंसेस में क्या होता है एक्चुअली, एक्सपेंसेस में और एसेट में जो फर्क है, देखो, एक्सपेंस क्या है कि एक्सपेंस आपका जितना हो गया, एक साल में आपका जितना एक्सपेंस हो गया वो हो गया, अब आप उसको बदल नहीं सकते। एक मर्तबा आपने इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल कर ली, तो आपका एक्सपेंस हो गया इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। अब आप उसको बदल नहीं सकते। मिसाल के तौर पे फर्नीचर है, फर्नीचर आप, सर जी बोले। सर एक क्वेश्चन है। हाँ, सर वो जो एक्सपेंसेस जो हम पेटी कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं, वो उनका क्या नाम क्या होगा? पेटी कैश बुक में उनको पेटी कैश एक्सपेंसेस कहा जाता है। छोटे छोटे तो छोटे हम वो छोटे पेटी खर्चे। एक्सपेंसेस करके हाँ, इसमें। पेटी कैश एक्सपेंसेस कह लो उसको, पेटी कैश एक्सपेंसेस, पेटी एक्सपेंसेस, इस तरह से करते हैं उसको, उसको कहते हैं। सर थैंक यू सर, ओके। अच्छा, अब जो है ना देखो, एक्सपेंसेस में क्या होता है कि एक्सपेंस आपका जितना हो जाएगा ना, वो हो जाएगा। तो ये एक्सपेंसेस को हम क्या करते हैं, हम साल के आखिर में ना इनकम स्टेटमेंट में या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, मैंने बताया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसको कहते हैं, इनकम स्टेटमेंट को कहते हैं। इसको एक्सपेंसेस को ना क्लोज कर दिया जाता है अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे, एक्सपेंसेस को क्या कर दिया जाता है, क्लोज कर दिया जाता है। जबकि एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल, ठीक है, एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल, इन तीनों को क्या करते हैं, इन तीनों को क्लोज नहीं करते, बल्कि इनको क्या किया जाता है, इनको कैरी फॉरवर्ड किया जाता है, इन तीनों को। अब एक एसेट है, एसेट है, एसेट मेरे पास पड़ा हुआ है, साल के आखिर में क्या हुआ, एसेट है, एसेट मेरे पास पड़ा हुआ है, मिसाल के तौर पे साल के आखिर में लेट से 1000 कैश मेरे पास पड़ा हुआ है। तो इस 1000, ये जो 1000 कैश मेरे पास पड़ा हुआ है, इसको मैं, ऐसा तो नहीं है ना कि उठा के फेंक दूंगा, अगले साल इसको इस्तेमाल करूंगा बिजनेस में। यानी कि अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे जो एसेट मेरे पास मौजूद है, उनको मैं क्या करूंगा, नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में इस्तेमाल करूंगा। बट इन केस ऑफ एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल इसी तरह अगर मेरी कोई लाइबिलिटी है,
मेरी कोई लाइबिलिटी है बिजनेस की, लेट अब कोई अकाउंट्स पेबल है, ठीक है, कोई अकाउंट्स पेबल है, कोई लाइबिलिटी है बिजनेस की, तो वो लाइबिलिटी जो अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे वो लाइबिलिटी है, ऐसा थोड़ी है कि अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो जाएगा तो वो लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, नहीं, उस लाइबिलिटी को मुझे अगले अकाउंटिंग पीरियड में क्या करना होगा, मुझे पे ऑफ करना होगा। बिल्कुल इसी तरह जो मेरी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है बिजनेस में वो भी अपनी जगह रहेगी, वो अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे ऐसा नहीं है कि वो खत्म हो जाएगी, लेकिन एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज में ये होता है कि ये अकाउंटिंग पीरियड के एंड में क्या हो जाते हैं, ये क्लोज हो जाते हैं। क्योंकि अगर तुम खुद सोचो, लेट से तुमने सोचा कि तुम्हारा जो बिजली का बिल है ना, तुमने सोचा महीने के शुरू में ये सोचा कि यार मैं इस मरतबा ना बिजली का बिल मैं बिजली कम इस्तेमाल करूंगा और मेरा जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो 10,000 से ज़्यादा नहीं आएगा। लेकिन जब महीने के आखिर में तुम्हारे पास बिजली का बिल आया तो तुम्हें पता चला कि वो 10,000 नहीं आया बल्कि 12,000 आया। तो जो एक्सपेंस हो गया वो तो हो गया, जो एक्सपेंस तुमने कर दिया वो एक्सपेंस अब तुम वापस नहीं ला सकते, ठीक है। लेकिन लाइबिलिटीज हैं, कैपिटल है, ये क्या होते हैं, ये कैरी फॉरवर्ड हो जाते हैं अगले उसमें। लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी तुम्हारे ऊपर उस वक्त तक रहेगी जब तक तुम उसको पे ऑफ नहीं कर दोगे। एसेट है, एसेट बिजनेस में उस वक्त तक रहेगा जब तक तुम उसको किसी को बेच नहीं दोगे। एसेट चलता रहेगा, लाइबिलिटी चलती रहेगी, कैपिटल चलता रहेगा, ये अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे क्लोज नहीं होगा। एक्सपेंस और रेवेन्यू क्लोज हो जाएगा अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे। ये कॉन्सेप्ट आ रहा है समझ में, ये बड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट है। यस अनीक मायदा। सर जी सर एक क्वेश्चन है सर, हाँ, लेकिन एसेट्स के अंदर जो हमारे ट्रेड रिसीवेबल होंगे वो कहते हैं एयर के एंड में तो क्लोज हो जाते हैं, किसमें का है ये? नहीं होते क्या? ये हमेशा एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज क्लोज होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, इनकम स्टेटमेंट में। देखो क्लोज क्या होते हैं, क्लोज होते हैं एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज क्लोज होते हैं, ठीक है, ईयर एंड पे। लाइबिलिटीज, एसेट लाइबिलिटी कैपिटल, ये क्लोज नहीं होते, ये चलते रहते हैं, ये कैरी फॉरवर्ड होंगे। भाई तुम्हारा रिसीवेबल आ रहा है साल के आखिर में, जो तुम्हारा रिसीवेबल आ रहा है, ऐसा थोड़ी है कि तुम साल के आखिर में कोई कुछ रिसीवेबल है तो वो वहीं पे खत्म हो जाएगा, वो तुम अगले साल जो है रिसीव करोगे अपने उससे कस्टमर से या अपने जिससे क्या कहते हैं डेटर से। तो रिसीवेबल क्या खत्म हो जाएगा साल के एंड में? नहीं ना, ऐसा थोड़ी है। लेकिन एक्सपेंस और रेवेन्यू जो है ना वो साल के आखिर में हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग पीरियड के एंड में, बल्कि साल के आखिर में भी नहीं, अकाउंटिंग पीरियड के एंड में हम क्लोज करते हैं। हम कहते हैं कि अच्छा हमारा खर्चा जितना होना था उतना हो गया, अब ये खर्चा हो गया, अब हम इसको नहीं वापस नहीं ला सकते, ये खर्चा हमारा हो गया, इसके अंदर कुछ नहीं हो सकता, समझे। तो ये क्लोज हो जाते हैं एक्सपेंसेस। हमारी इनकम है, मिसाल के तौर पे सेल है, बिजनेस की सेल हो रही है, तो सेल जितनी होनी थी उतनी हो गई, रेवेन्यू है, सेल जो है वो रेवेन्यू है बिजनेस का, सेल जितनी होनी थी हो गई, वो क्लोज हो जाएगा साल के आखिर में। एक्सपेंस और रेवेन्यू साल के आखिर में क्लोज हो जाएगा। एसेट लाइबिलिटी कैपिटल जो है ना वो साल के आखिर में क्लोज नहीं होगा। समझ रहे हो ये मेरी बात, ये कॉन्सेप्ट आ रहा है समझ में? यस मायदा, मुझे लग रहा है कि ये कॉन्सेप्ट मुश्किल लग रहा है तुम्हें। अगर मुश्किल लग रहा है तो घबराओ नहीं, ये आएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम, खुद समझ में आएगा। बताओ क्या इसमें मायदा तुम्हारी तरफ से कोई पार्टिसिपेशन नहीं है? बताओ कि क्या नहीं आ रहा समझ में और क्या आ रहा है इसमें समझ में, प्लीज लेट मी नो। नहीं नहीं सर, कोई वो नहीं है एक्चुअली। असल में वो मैं क्या कहते हैं, इसका कनेक्शन जो है ना वो बार बार हाँ लॉस्ट हो रहा है, तो उस वजह से मैं सही से नहीं कर पा रही पार्टिसिपेट। अच्छा, तो ये आ रहा है, ये समझ में? यस अनीक आ रहा है समझ में? जी जी सर ये क्लियर है। अच्छा अच्छा, अब बताओ कि ना प्रॉफिट जो है ना, ये 5 कॉन्सेप्ट है, एसेट लाइबिलिटी कैपिटल एक्सपेंस रेवेन्यू। अब इसमें मुझे ये सर बताओ। जी बोले। मुझसे अच्छा आपसे एक बात पूछनी थी जी जी सर। फॉर एग्जांपल अगर मुझे आपसे ये पूछना था कि अगर अक्टूबर नवंबर में पेपर हो जाते हैं अकाउंट्स वगैरह के, हाँ तो आप उससे पहले सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे? हाँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ मायदा, मैं इंशाल्लाह करा दूंगा, मैं करा दूंगा, लेकिन है ना लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अक्टूबर नवंबर बहुत बहुत मुश्किल है कि अक्टूबर नवंबर में होंगे पेपर, लेकिन मैं करा दूंगा। मुझे सर असल में मैंने मेल की थी सीआईओ वालों को, हाँ उनका क्या? मैसेज आया है कि क्या कहते हैं, अक्टूबर नवंबर में जो है वो स्केड्यूल के लाइक अकॉर्डिंग पेपर्स होंगे।
बिकॉज देखो अभी ना पता है क्या हुआ है, अभी मैं तुम्हें बताऊं, यूके में ना सिनेमाज जो थे ना वो लोग खोल रहे थे। तो पहले ये था कि सिनेमाज खोल देंगे अक्टूबर में नवंबर में, लेकिन चूंकि मैं तो जो है वो क्या कहते हैं मूवीज का, इंग्लिश मूवीज वगैरह का बहुत समझो कि मैं अच्छा फैन हूँ, फॉलोअर हूँ। तो अब ये सुनने में आ रहा है कि वो अक्टूबर नवंबर में नहीं बल्कि समर में खोलेंगे नेक्स्ट ईयर सिनेमास। तो ये इतना आसान नहीं है अभी सब कुछ खोलना, क्योंकि अभी कल जो है वो स्टेटमेंट आया है इनका, ये जो नहीं है क्या कहते हैं अभी जो करंटली जफर मिर्जा जो करंटली तकरीबन हेल्थ मिनिस्टर बने हुए, शायद ये इस वक्त हेल्थ मिनिस्टर है जफर मिर्जा, इनका स्टेटमेंट आया कि वैक्सीन जो है ना, वी विल नॉट बी गेटिंग अ वैक्सीन एनी टाइम सून। अभी 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 इतनी जल्दी वैक्सीन नहीं आएगी इसकी, बहुत टाइम लगेगा। ये है। खैर बहरहाल हम इंशाल्लाह जो है ना, देखो अभी क्या, अभी जुलाई का एंड चल रहा है ना, तो अगस्त जी सितंबर, अच्छा तो पेपर कब होगा तुम्हारा अकाउंटिंग का, अक्टूबर में होगा या नवंबर में होगा? सर, ये मुझे कंफर्म नहीं है, अक्टूबर अक्टूबर में ही होगा मेरा, जहाँ तक ख्याल है पहले होगा। अक्टूबर के मिड में होगा या एंड में होगा? सर कंफर्म नहीं है, मैंने टाइम टेबल नहीं देखा अभी तक। ओहो। अच्छा चलो, मैं ना कोशिश करता हूँ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं इसको ना जल्द अज जल्द जो है वो कंप्लीट करूँ। अच्छा सर, मुझे एक बात और पूछनी थी कि आप अकाउंटिंग के साथ इकोनॉमिक्स और बिजनेस पढ़ा सकते हैं ओ लेवल्स की? मैं बिजनेस पढ़ा सकता हूँ अकाउंटिंग के साथ, इकोनॉमिक्स जो है वो मेरा मुश्किल है, इकोनॉमिक्स पे वेरी गुड। क्योंकि असल में जो बिजनेस यहाँ बिजनेस पर में बिजनेस के बहुत सर अच्छे। है ना, हाँ हाँ। जी वो सर जो है ना असल में क्लासेस दे नहीं रहे हैं। अच्छा वो सर अफजल शाह, जी जी। वो नहीं ले रहे हैं क्लासेस? बिजनेस, नहीं। हाँ बिजनेस में ओ लेवल्स का बिजनेस में पढ़ा सकता हूँ, बिल्कुल पढ़ा सकता हूँ। अच्छा अच्छा, अब ये बताओ कि अगर मैं तुम लोगों को ना लेट नाइट, जैसे कि लेट नाइट पर तुम लोगों को ऑनलाइन रखूँ, जैसे लंबी क्लास, कभी मुझे लंबी क्लास लेनी है, या जैसे मैं 11:30 बजे तक क्लास ले लूँ, फिर आधे घंटे का पौन घंटे का ब्रेक लेके 12:30 बजे 1 बजे तुम्हें दोबारा बुला लूँ, ऐसा कर सकते हो तुम लोग? जी जी यस सर, सर, नो ये प्रॉब्लम, पॉसिबल है। कोई मसला नहीं है। पॉसिबल है ना? ऐसा तो नहीं है ना, क्योंकि अब तो अभी तो स्कूल भी नहीं जा रहे तुम लोग, है ना? नहीं नहीं सर। जी सर वैसे ही सर रात में 2-3 बजे तक तो हर कोई जागा हुआ होता है। हाँ हाँ, आजकल तो जी सब सर। सभी जागे हुए हैं बिल्कुल, कोविड की वजह से तो बहुत अजीब सही हो गया है, और टाइम टेबल भी रूटीन हम्म। भी लोगों का खराब हो गया। ठीक है, फिर इंशाल्लाह जो है ना, चलो फिर कल दोबारा क्लास रखते हैं इसकी, जितना जल्दी हो सकता है ना इसको कंप्लीट करते हैं, फिर पास पेपर्स वगैरह में जो है। अच्छा एक काम तुम लोग ये कर सकते हो, एक वेबसाइट है papacambridge.com, पता है? जी सर। जी हाँ सर। वहाँ वहाँ से ना एक काम ये कर लो कि वायदा तुम जो है ना तुम ऐसा करो कि तुम जो है ना जितने भी पास पेपर है ना पीडीएफ के फॉर्मेट में, वो सारे पास पेपर्स जो है ना वो अपने पास डाउनलोड कर लो। मैं तुम्हें अपनी ईमेल आईडी बता दूंगा, व्हाट्सएप कर दूंगा अपनी ईमेल आईडी। उस पे मुझे ना क्या कहता है कि मुझे ना प्रॉपरली ना व्हाट्सएप कर देना, यानी कि अटेम्प्ट के साथ, ईयर के साथ लिख के ना, जितने भी क्वेश्चन पेपर तुम पहले तुम डाउनलोड कर लो, फिर तुम मुझसे बात करना व्हाट्सएप पे, मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना है। सर ठीक है? एक मिनट, मैं समझी नहीं, मतलब मैं उनको अटेम्प्ट करके भेजूं पूरा? नहीं नहीं, अटेम्प्ट करके मत भेजना, बस तुम डाउनलोड कर लो पीडीएफ के फॉर्मेट में, जितने भी पास पेपर है ना अकाउंटिंग के, उनको ना डाउनलोड सर कर लो। वैसे तो मेरे पास पास पेपर्स हैं। पास पेपर्स है ना सारे पीडीएफ के फॉर्मेट में है, नहीं सॉफ्ट नहीं, मेरे सॉफ्ट। पास बुक की फॉर्म में। नहीं नहीं, बुक की फॉर्म में नहीं चाहिए मुझे, वो सॉफ्ट कॉपी चाहिए उसकी पीडीएफ के फॉर्म। अच्छा अच्छा, सही सही है, मैं कर दूंगी सेंड। हाँ ओके सर। ठीक है। अच्छा अब कौन से ईयर से कौन से ईयर तक करनी है? जितने जितने सारे सारे जितने भी दिए हुए ना पापा कैम्ब्रिज पे पास पेपर, जितने भी पास पेपर हैं उनके आंसर्स हैं, सब 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 चाहिए मुझे। एमसीक्यूज और सारे जितने भी पीडीएफ के फॉर्मेट में ना सब चाहिए मुझे। ठीक है? ओके सर, सर बस आंसर करने हैं सेंड। आंसर भी करने, क्वेश्चन भी करने, सब जितना भी दिया हुआ, जितने भी पीडीएफ के फॉर्म में, जितने भी पीडीएफ के फॉर्म में पास पेपर्स दिए हुए, उनके आंसर्स दिए हुए, सब सब डाउनलोड करना है। इज दैट क्लियर? कर लोगी? ओके सर, आई विल सेंड इट, नो प्रॉब्लम। नहीं नहीं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं जो है वो तुमसे नहीं कराता सारा, मैं किसी और से, इरफान वगैरह से को भी बोल दूंगा साथ में, इरफान है, कदीर है।
नहीं नहीं सर, मैं कर दूंगी, कोई मसला नहीं है। अच्छा हो जाएगा। अच्छा तो एक दो दिन में हो जाएगा, कल परसों? जी सर, हो जाएगा। चलो इंशाल्लाह ठीक मैं है। कोशिश करूंगी जल्दी कर दूं। चलो ठीक है, थैंक यू थैंक यू। अच्छा खैर, तो हम बात कर रहे थे इसके ऊपर, एसेट लायबिलिटी कैपिटल एक्सपेंस और रेवेन्यू पे। अच्छा अब जो है ना, मसला यही है कि एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज जो है वो साल के आखिर में क्लोज हो जाते हैं, और एसेट लायबिलिटी और कैपिटल जो है ना वो अपनी जगह पे रहते हैं। अच्छा अब मैंने तुम्हें एक बात ये बताई थी। अच्छा बल्कि अब मेरा ना यहाँ पे मेरा एक सवाल है तुमसे, कि हम प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं? अगर मैं तुम्हें ये पांच दे दूं, एसेट लायबिलिटी कैपिटल एक्सपेंस रेवेन्यू, ठीक है, और मैं तुम्हें बोलूँ कि तुम्हें प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, तो तुम कैसे कैलकुलेट करोगे? बताओ। सर आप मायदा से पूछ रहे हैं या मुझसे? तुम बता दो, कोई भी बता दो। सर हाँ, रेवेन्यू में मुझे से नहीं पता। एक्सपेंस, सर रेवेन्यू में से एक्सपेंसेस माइनस करेंगे सो वी विल गेट प्रॉफिट। हाँ, तो हम प्रॉफिट क्या होगा? प्रॉफिट हमारे पास कैसे आ जाएगा? प्रॉफिट आएगा हमारे पास ऐसे, रेवेन्यू में से हम लेस करेंगे एक्सपेंसेस, रेवेन्यू में से हम एक्सपेंसेस माइनस करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, रेवेन्यू में से हम क्या करेंगे? एक्सपेंसेस लेस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट। अच्छा, अब जब मैंने शुरू में मैं तुम लोगों को पढ़ा रहा था अकाउंटिंग, तो मैंने तुम्हें एक बात ये बताई थी कि कोई भी जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो उसका जो मोटिव होता है वो क्या होता है? टू मेक अर्न प्रॉफिट फॉर इट्स ओनर्स। जब भी हम कोई बिजनेस करते हैं तो बिजनेस का मोटिव क्या होता है? अर्न प्रॉफिट फॉर इट्स ओनर्स। और ओनर के लिए जो अकाउंट होता है हमारे पास, इन पांचों में ओनर ओनर को ओनर का किससे ताल्लुक है? एसेट लायबिलिटी कैपिटल एक्सपेंस रेवेन्यू में से इन पांचों में से ओनर का किससे ताल्लुक है? ओनर का ताल्लुक कैपिटल किस? से। जी बिल्कुल, क्योंकि कैपिटल क्या होता है? कैपिटल होता है ओनर की अपनी इन्वेस्टमेंट। ये क्या होता है? कैपिटल का दूसरा नाम ओनर्स इक्विटी भी होता है, ओनर्स इक्विटी। कैपिटल का दूसरा नाम होता है ओनर्स इक्विटी। ठीक है, तो एक बात ये समझ लो, ये कैपिटल का अकाउंट है, टी अकाउंट है कैपिटल का। अब मैंने तुम्हें ये बताया, यहाँ पे आता है कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, और यहाँ पे आता है बैलेंस कैरिड डाउन। अच्छा अब ओनर का मैंने तुम्हें बताया कि ओनर का ताल्लुक कैपिटल से है। और बिजनेस हम क्यों रन करते हैं? बिजनेस हम रन करते हैं ओनर के लिए, प्रॉफिट बनाने के लिए, ताकि ओनर प्रॉफिट कर सके। तो अब हम क्या करते हैं, जब जब ओनर को प्रॉफिट होता है ना, तो ये प्रॉफिट जो है ना, ये प्रॉफिट कैपिटल के अकाउंट में क्लोज हो जाता है, या इसको यूं समझ लो कि कैपिटल के क्रेडिट साइड पे आ जाता है प्रॉफिट। ठीक है, तो जब जब बिजनेस को कोई प्रॉफिट होगा, कोई किसी किस्म का फायदा होगा, तो वो क्या होगा? वो कैपिटल के अकाउंट में जाके क्लोज हो जाएगा साल के एंड में। ठीक है, कैपिटल के अकाउंट में जाके क्लोज हो जाएगा। अभी मैंने तुम्हें बताया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको प्रॉफिट सर एंड लॉस, जी बोले। सर तो हम इनकम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? हम्म, क्या मतलब? मैं इनकम समझा कहाँ नहीं। रिकॉर्ड करते हैं? मैं समझा नहीं, इनकम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, से क्या मुराद है? सर आई मीन के इन जो इनकम है वो किस अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं? वो कैपिटल अकाउंट में तो नहीं करते? नहीं, रिकॉर्ड हम कैपिटल अकाउंट में नहीं करते, लेकिन साल के आखिर में जब हमें प्रॉफिट हो जाता है, जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं ना, तो जो भी प्रॉफिट होता है ना उसको हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं। ओके ये सर। प्रॉफिट होगा ना भाई, हमने साल के आखिर में क्या किया? हमने साल के आखिर में, या हमने अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे, अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे हमने क्या किया? हमने प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया। प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया, हमें पता चल गया कि हमें इस अकाउंटिंग पीरियड में इतना प्रॉफिट हुआ या इतना लॉस हुआ। ठीक है, इतना प्रॉफिट हुआ या इतना लॉस हुआ। तो जो भी प्रॉफिट आ रहा होगा ना हमारे पास, हम क्या करेंगे? उसको कैपिटल में ऐड कर देंगे। अच्छा अब प्रॉफिट का उलट लॉस, तो
जब हम प्रॉफिट होगा तो वो कैपिटल में ऐड हो जाएगा, लॉस होगा तो वो क्या होगा, कैपिटल में क्या होना चाहिए, सर कैपिटल में से लेस हो जाएगा और वो लेस हो डेबिट जाएगा, साइड पे रिकॉर्ड होगा। वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हो जाएगा। अच्छा, अब देखो इस इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है प्रॉफिट इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस से, कि हमारा रेवेन्यू जितना ज्यादा होगा उतना हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा, और हमारा एक्सपेंसेस हमारे जितने ज्यादा होंगे हमारा प्रॉफिट उतना कम होगा। ठीक है, तो कोई भी जब हमें लॉस होता है ना बिजनेस में, तो वो एक तरह का क्या होता है, वो एक तरह का एक्सपेंस होता है, और कोई भी रेवेन्यू होता है ना, तो वो एक तरह का प्रॉफिट होता है। ये आ रहा है समझ में, ये बात आई जी समझ सर। में? ऐसा वैसे क्यों हो रहा है? क्या नहीं, देखो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, तो इस इक्वेशन से हमें ये बात देखो इस इक्वेशन में रेवेन्यू जितना ज्यादा होगा प्रॉफिट उतना क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस है ये इक्वेशन। इसका मतलब है कि एक्सपेंस से प्रॉफिट क्या होगा, कम होगा, और एक्सपेंस से लॉस ज्यादा होगा, और रेवेन्यू से प्रॉफिट क्या होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा। यानी कि जितना ज्यादा रेवेन्यू होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट हमारा बढ़ेगा, और जितने ज्यादा हमारे एक्सपेंसेस होंगे उतना हमारा प्रॉफिट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। Right. ये आ रहा है समझ में, ये आ रहा है मायदा समझ जी में सर। ये बात? जी जी सर। मायदा, आर यू गेटिंग जी माय सर। पॉइंट? देखो इस यस सर, यस। इक्वेशन को देखो, मैथ्स की इक्वेशन है, इसको देखो, ठीक है। तो एक बात ये क्लियर है, अब देखो, अब अकाउंटिंग इक्वेशन पे इसका ना इम्पैक्ट देखो, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, तो ये क्या है, ये अकाउंटिंग इक्वेशन है। अच्छा, अब मैंने तुम्हें बताया कि जितना ज्यादा रेवेन्यू होगा ना उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा, और प्रॉफिट इवेंचुअली हिट करेगा कैपिटल को, तो प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगा। मैंने तुम्हें यही समझाया कि प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगा, प्रॉफिट से कैपिटल इंक्रीज होगा। अच्छा, और लॉस से कैपिटल क्या होगा, डिक्रीज होगा। अच्छा, अब प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट का ताल्लुक किससे है, प्रॉफिट का ताल्लुक है, और या लॉस का, दोनों का ताल्लुक किससे, दोनों का ताल्लुक है रेवेन्यू से और एक्सपेंस से। तो देखो रेवेन्यू जितना ज्यादा होगा, तो रेवेन्यू का एक इनडायरेक्ट लिंक बन रहा है, रेवेन्यू का और एक्सपेंस का एक इनडायरेक्ट लिंक बन रहा है, किससे, कैपिटल से। तो जैसे जैसे रेवेन्यू हो रहा होगा ना, वैसे वैसे कैपिटल इंक्रीज होता जाएगा, और जैसे जैसे एक्सपेंस होगा ना, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम कैपिटल में उसको हम कैपिटल से डिक्रीज कर देंगे। समझ में आ रही है मेरी बात? ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट का ताल्लुक है रेवेन्यू से और एक्सपेंसेस से। तो मैंने क्या किया, मैंने कैपिटल के अकाउंट में प्रॉफिट को रखा। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे रेवेन्यू बढ़ेगा वैसे वैसे इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली क्या होगा, इनडायरेक्टली इसका इम्पैक्ट जाएगा कहाँ पे, कैपिटल पे। रेवेन्यू और एक्सपेंस का जो इम्पैक्ट जाएगा वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा कैपिटल पे। जैसे जैसे रेवेन्यू होगा वैसे वैसे कैपिटल का अकाउंट जो है वो इंक्रीज होगा, जैसे जैसे एक्सपेंसेस होंगे कैपिटल क्या होगा, कैपिटल डिक्रीज होगा। ये बात आ रही है समझ में? इसको इस पे जरा गौर यस करो, सर। इस पे जरा गौर करो। इसको मैं थोड़ा सा और मैं क्लियर बना देता हूँ थोड़ा सा ना। देखो एसेट्स, सॉरी, वैसे ये इतना मुश्किल नहीं है, अकाउंटिंग तो मैं बहुत जल्दी ना तुम लोगों की कवर अप करा दूंगा। एसेट्स इज इक्वल्स टू
liabilities plus capital. Now capital has a relationship with profit, and profit in turn is calculated as revenue minus expenses. Now, so this shows that revenue has an indirect relationship, expenses have indirect relationship with capital. तो जैसे जैसे हमारे पास रेवेन्यू होता जाएगा, इस रेवेन्यू से हम कैपिटल को इंक्रीज कर देंगे, इंक्रीज बाय रेवेन्यू डिक्रीज बाय एक्सपेंसेस। ठीक है, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, जैसे जैसे रेवेन्यू हो जाएगा होता जाएगा कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे जैसे एक्सपेंसेस होते जाएंगे वैसे वैसे कैपिटल क्या होगा, कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा। ये आया समझ में? इज दिस क्लियर? यस सर। अच्छा, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम उसी अपने एग्जाम्पल पे चलते हैं जो हम कर रहे थे। ठीक है, लेट्स से पेड salaries to employees by check। अब बताओ कि अब इसका इम्पैक्ट क्या आना चाहिए? इसका इम्पैक्ट अब सोचो, और अब इसका इम्पैक्ट मुझे बताओ। हाँ सर, सैलरीज डेबिट और बैंक क्रेडिट। ठीक है, तो अब इसका इम्पैक्ट अकाउंटिंग इक्वेशन पे बता दो मुझे, जो मैंने इतना सर, एसेट इसमें हमारा कम हो रहा है और जो एक्सपेंस है वो बढ़ रहे हैं। तो अब एक्सपेंस को कहाँ लेके जाएं? एक्सपेंस तो है ही नहीं अकाउंटिंग इक्वेशन में। सर माइनस करके लिखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे? एसेट्स में। नहीं, लाइक जैसे आपने ऊपर लिखा था ना, -1000 बैंक एंड 1000 देखो वैन, ना मैं यहाँ ऐसे पे लिखेंगे। देखो ना मैंने क्या बनाया है। एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस का ताल्लुक किससे है? अकाउंटिंग इक्वेशन। सर, कैपिटल हमारा कम हो जाएगा, कैपिटल में माइनस आ जाएगा। हाँ, क्योंकि मैंने बताया ना भाई, कैपिटल में क्या हो रहा है, कैपिटल में प्रॉफिट जाके क्लोज हो रहा है, तो प्रॉफिट का इम्पैक्ट आ रहा है। अब प्रॉफिट का जो ताल्लुक है वो किससे? एक्सपेंसेस से, रेवेन्यू से। तो जब जब एक्सपेंस होगा वैसे वैसे कैपिटल हम क्या करेंगे, कैपिटल को हम डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, तो कैपिटल यहाँ पे कैपिटल में ले जाएंगे हम इसको। ठीक है, ये क्या है? ये एक्चुअली सैलरीज एक्सपेंस है, इसको हम कैपिटल में ले जाएंगे। ये सैलरीज एक्सपेंस है, कैपिटल में से इसको लेस कर देंगे, और हमने पेमेंट की है वाया बैंक, वाया चेक हमने पेमेंट की है, इसको हम एसेट में से डिक्रीज कर देंगे। देखो, एसेट में से डिक्रीज कर देंगे क्योंकि हम पेमेंट कर रहे हैं, हमारा एसेट कम हो रहा है, पेमेंट बाय चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो एसेट जब हमारा कम होगा तो -750 किया हमने, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया 9875। दूसरी तरफ इन दोनों का सम भी कितना रहा, 9875। तो एसेट इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये क्या है? ये एक्चुअली जो है ये बैंक है। ठीक है, तुम्ही ने कहा ना बैंक क्रेडिट हो जाएगा, तो बैंक क्रेडिट होगा तो बैंक अकाउंट का जो बैलेंस है वो कम होगा, तो यहाँ पे मैंने -750 कर दिया। और तुमने कहा कि एक्सपेंस होगा सर, तो एक्सपेंस की वजह से क्या होगा, हमारा जो ये कैपिटल है वो क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, ये आया समझ में? यहाँ तक ये आया समझ में? जी सर, आ गया। हाँ अच्छा, अब जो है ना, अब लेट से मेड, अच्छा, सोल्ड
fees earned dollar and received check. Fees earned $2,500 and received check. सर बैंक डेबिट एंड फीस बैंक क्रेडिट। हाँ, बैंक डेबिट फीस क्रेडिट। तो बैंक अब क्या होगा इससे? Yes. बैंक इंक्रीज होगा सर एसेट्स भी इंक्रीज होंगे और कैपिटल भी इंक्रीज और होगा। कैपिटल भी इंक्रीज हो। हाँ, क्योंकि जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू कहाँ जाएगा? रेवेन्यू जाएगा वो बढ़ रहा है। हाँ ठीक है, 2500। हाँ, अब ये आ गया तुम लोगों को समझ में, सही। ठीक है, नाउ इज दिस क्लियर? ये आ रहा है समझ में अच्छी तरह से? ठीक है। अच्छा, जितने भी रेवेन्यूज हो रहे हैं, जितने भी रेवेन्यूज हैं और जितने भी एक्सपेंसेस हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं? इसका इम्पैक्ट हम लेके जा रहे हैं कहाँ पे? अकाउंटिंग इक्वेशन में लेके जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, अब कोई और? अच्छा, इसके अंदर ना एक इन्वेंट्री की भी एंट्री है, इन्वेंट्री की एंट्री। लेकिन अभी वो इन्वेंट्री की एंट्री जो है ना, वो तुम्हें ना समझ में जरा नहीं आएगी। तो अभी इन्वेंट्री की जो एंट्री है ना, वो मैं नहीं बता रहा, वो मैं बताऊंगा जब मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करवाऊंगा तुम लोगों को ना, या इनकम स्टेटमेंट कराऊंगा ना, तब तुम्हें ज्यादा बेहतर ना उस वक्त ना समझ में आएगा। अच्छा खैर, अभी तो ये हो गया। और इसके अलावा कुछ कुछ ट्रांजेक्शन्स और सोचते हैं। जैसे कि अच्छा हाँ, विड्रॉ कैश फ्रॉम द बिजनेस $250 हो गए। विड्रॉ किया कैश, बिजनेस में से विड्रॉ किया। अब बताओ अब क्या होनी चाहिए? सर कैपिटल लेस हो जाएगा 250 से। और अच्छा, अभी खामोश हो जाओ नहीं। और क्या होगा मायदा? सोचो जरा। सर कैश बढ़ जाएगा। कैश, विड्रॉ कैश फ्रॉम द बिजनेस। एक्चुअली सर मैं आजकल इकोनॉमिक्स पे फोकस कर रही हूँ, तो अकाउंट सर्विस गुजर रही है अभी। हाँ, फिर भी देखो, विड्रॉ कैश, कैश हमने क्या किया? बिजनेस में इंक्रीज हो रहा है कैश या डिक्रीज हो रहा है बिजनेस में से? कैश जो है वो हमने बिजनेस में से निकाला है $250। नहीं, कम हो रहा है। कम हाँ, हो रहा कम है। हो रहा है। तो इसको कर देंगे -250। एसेट है, कैश एसेट है हमारा, कैश कम हो रहा है, तो कैश हमने -250 कर दिया। अब हमने विड्रॉ किया बिजनेस में से। कैपिटल में से भी माइनस हो जाएगा। क्यों कैपिटल में से भी क्यों माइनस, क्यों क्यों होगा? क्योंकि सर वो बिजनेस में से निकाला है ना हमने, तो बिजनेस में कैपिटल से हमारा निकाला बिजनेस ठीक हुआ ना। है। क्या हाँ, कहते तो हैं, ये हम हमारा क्या? एक्सपेंस कर रहे हैं एक तरीके से। एक्सपेंस नहीं है, ये ड्राइंग है। नहीं मतलब एक तरीके से है, वही हो रहा है कि हम निकलवा रहे हैं पैसे। हाँ, तो ये ड्राइंग है ना, हमने ड्राइंग की है ना वैसे बिजनेस। तो ये ड्राइंग, हाँ ड्राइंग है ना ये जी बोलो। जी जी। ठीक है। अच्छा, हम्म, अब तो अब तुम ये देख रहे हो कि जैसे जैसे ट्रांजैक्शन हो रही है, वैसे वैसे क्या हो रहा है? हर ट्रांजैक्शन के बाद जो है अकाउंटिंग इक्वेशन की दोनों साइड्स जो है वो इक्वल है। लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल वाली साइड और एसेट वाली साइड, दोनों साइड आपस में क्या है? इक्वल है। तो हमेशा याद रखना, बिजनेस में जो एसेट्स होंगे वो किसके बराबर होंगे? वो लाइबिलिटीज और कैपिटल के बराबर होंगे। ये है अकाउंटिंग इक्वेशन का कॉन्सेप्ट, और ये एक बड़ा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है और फॉर अकाउंटिंग। और इसी कॉन्सेप्ट को सामने रखते हुए हम बनाते हैं बैलेंस शीट या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जो हम आगे देखेंगे। अच्छा, अभी कुछ चीजें और हैं, वो मैं डिस्कस करता हूँ। ये तो हो गया हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन की एक एग्जांपल। अब हम इसको कब करेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन को? जब हम पास पेपर सॉल्व करेंगे तुम्हारे। ठीक है। अच्छा, अब जो है ना, अब जो है एक एग्जांपल है। एग्जाम्पल तो नहीं है, बल्कि कुछ छोटी छोटे ना, छोटी छोटी एडजस्टमेंट्स हैं, कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, वो मुझे ना डिस्कस करने हैं। अच्छा, मैं तुमसे पूछता जाऊंगा, तुम लोग खुद भी सोचना और मुझे भी बताना, मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट कैसे यानी के होंगे। देखो, अब लेट से तुमने बैंक से ना लोन निकाला है, बैंक से तुमने लोन लिया। ठीक है, बैंक से लोन लिया। इस लोन पे तुम एक इंटरेस्ट दे रहे हो बैंक को, बैंक को एक इंटरेस्ट दे रहे हो। तो ये इंटरेस्ट जो है, ये
एसेट, लाइबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंस और रेवेन्यू। सर एक्सपेंस है। हाँ गुड। ये इंटरेस्ट क्या है? ये इंटरेस्ट तुम्हारा एक एक्सपेंस है। अब इसका सर उलट इंटरेस्ट वैसे क्या होता है? जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं ना अपने बैंक से, जो हम लोन पे जो हम इंटरेस्ट पे करते हैं वो हमारा एक्सपेंस होता है। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, तुमने एक इन्वेस्टमेंट की बैंक में, इन्वेस्ट फंड्स इन बैंक, एक इन्वेस्टमेंट की बैंक में, तो इस इन्वेस्टमेंट पे जो तुम इस इन्वेस्टमेंट पे क्या होगा? इस इन्वेस्टमेंट पे तुम इंटरेस्ट रिसीव करोगे। इस ये इन्वेस्टमेंट सर ये पे, इनकम होगी। हाँ तो ये तुम्हारी क्या है? ये एक तरह का फायदा हो रहा है ना तुम्हें। इंटरेस्ट जी सर। रिसीव इस इंटरेस्ट या प्रॉफिट भी कहेंगे इसको, इंटरेस्ट या प्रॉफिट जो तुम्हें मिलेगा ये क्या होगा? ये तुम्हारी इनकम होगी। इस सर सर एक चीज है सर इनकम आपसे क्या, इसको पूछनी है। ये कर लो, रेवेन्यू कर लो, रेवेन्यू होगा। ठीक है, ये आया समझ? सर एक हाँ चीज पूछनी थी। हाँ। सर ये जो इन्वेस्ट आपने बैंक में लिखा है, ये हमने बैंक के अकाउंट में पैसे कहते हैं रखवाएं या फिर हमने उसको बैंक का एक शेयर खरीदा है? यार बैंक के ना एक्चुअली डिफरेंट वो होते हैं, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट प्लान्स होते हैं बैंक्स के, म्यूचुअल फंड्स के, उसके तहत आप अपने जो है ना फंड्स वहां पे इन्वेस्ट करते हैं। अब वो इन्वेस्टमेंट प्लान्स जो है ना वो मुख्तलिफ शक्ल में हो सकते हैं। जी जी सर वो पता है सर। ठीक है, इट डिपेंड्स कि आपकी क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है। जो आपने इन्वेस्टमेंट की है उसका एक एग्रीमेंट भी आपका बनेगा बैंक के साथ। तो अब जी उसकी सर जी क्या बिल्कुल टर्म्स सर। एंड कंडीशंस है वो एक अलग बात है, वो फिर बहुत आगे की बात है। ठीक है, तो बहरहाल, तो ये एक इन्वेस्टमेंट, बस मैं अभी हम बात ये कर रहे हैं कि हमने एक इन्वेस्टमेंट की है बैंक में, हमने इन्वेस्टमेंट की है, उस पर हमें एक इंटरेस्ट मिल रहा है, तो जो इंटरेस्ट हमें रिसीव होगा वो हमारा रेवेन्यू होगा, और जो इंटरेस्ट हमें पे करना पड़ेगा वो हमारा क्या होगा? वो हमारा एक्सपेंस होगा। अच्छा, अब जब हम किसी से, लेट से हमने एक जगह ली है किसी से किराए पे, ठीक है, हमने किसी से जगह ली किराए पे, हमने बिल्डिंग ली, हमने ली रेंट तो पर। सर वो जो रेंट होगा वो एक्सपेंस होगा हमारा। हाँ, रेंट वी पे इज एन एक्सपेंस। अगर हम क्या है, अगर हम टीनेंट है, यानी कि हम अगर किराएदार हैं, टीनेंट, टीनेंट क्या होते हैं? टीनेंट कहते हैं किराएदार को। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। इसका उलट, हमने बिल्डिंग दी, हमारे पास एक बिल्डिंग थी, एक जगह थी, वो हमने रेंट पे दे दी, और हम बन गए क्या? लैंडलॉर्ड बन गए। तो इस पे जो हमें सर तो इंटरेस्ट, इनकम रेवेन्यू आ जाएगी। हाँ, इंटरेस्ट रिसीव्ड इज अवर रेवेन्यू। ठीक है, और इसको कहते हैं हम रेंटल इनकम या रेंटल रेवेन्यू। ये आया समझ में? इज दिस क्लियर? ये आया समझ में? इज दिस क्लियर? जी सर जी। Yes. यस मायदा, एनीथिंग दैट यू वांट टू आस्क हियर? कोई बात नहीं आई हो समझ में? नहीं सर, आ गई। अच्छा, तो ये आ गया समझ में। हाँ, तो ये जो है ये कॉन्सेप्ट थे जो आज मुझे आप लोगों को यहाँ पे समझाने थे। अब जो है ना, अब जो काम करना है ना वो ये करना है कि अब से ना पास पेपर स्टार्ट करने हैं, और सही तरह से स्टार्ट करने हैं। और नेक्स्ट क्लास में ना मैं फौरन चला जाऊंगा, कहाँ पे मैं चला जाऊंगा? अब इनकम स्टेट, जितनी जल्दी हो सकेगा ना पास पेपर्स को मैं देख के, थोड़ा सा पास पेपर्स करके फिर इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट वगैरह ये सब मैं ना शुरू करा दूंगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक आज की क्लास में कोई चीज नहीं आई हो समझ में तो आप ना पूछ सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। प्लीज, अगर कोई चीज नहीं आई हो समझ में
सर आपसे ये पूछना था कि सर हमारी नेक्स्ट क्लास कब होगी? नेक्स्ट क्लास ना बस अभी मेरे पास ना ये पास्ट पेपर आ जाएंगे ना, तो मैं जो है अब मैं लंबी क्लासेस लेके ना जल्दी जल्दी इसको फिर कवर अप करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो फिर अब ऐसा होगा कि जैसे कि ना मैंने 1.5 घंटे पढ़ा दूंगा, जैसे मैंने 10 बजे क्लास स्टार्ट की, 1.5 घंटे पढ़ाया, फिर थोड़ा सा ब्रेक लेके जैसे 15-20 मिनट का, आधे घंटे का ब्रेक लेके फिर 12 बजे से पढ़ाना शुरू किया, और रात के 1:30 बज गए, 2 बज गए, इस तरह से करके, या कभी जैसे दोपहर में एक क्लास ले ली, एक क्लास रात में ले ली, इस तरह से करके अब मैं पढ़ाऊंगा। अगर सुबह कितने बजे उठते हो? सुबह अगर मैं 10-11 बजे रखूँ क्लास, तो विल दैट बी फाइन? सर रात का सही है सर। रात के सही है, चलो ठीक है। सर सुबह भी सही है, कोई मसला नहीं है सुबह। अच्छा अच्छा, तो ये है। अच्छा चलो, फिर ये कि हाँ, ये है कि इस तरह से अब मैं करूँगा कि मैं जितना जल्दी हो सकेगा ना, मैं इस कोर्स को ना फिर वाइंड अप करने की ना कोशिश करता हूँ। मैं भी खुद चाह रहा हूँ कि कोर्स कंप्लीट हो जल्द से जल्द ना, ठीक है। लेकिन मुझे ना जितना जल्दी तुम लोग ना पास पेपर्स दे दो, यानी कि पास पेपर्स जितने जल्दी अरेंज हो जाए ना उतना अच्छा है। सर मैं कोशिश करूंगी आपको जल्दी हाँ, सेंड कर अच्छा दूं। अच्छा, नॉर्मली जो है वो टीचर्स जो है, जब आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं तो जो क्रैश कोर्स होता है 3-4 महीने का, उसमें पास पेपर्स जो है ना वो टीचर्स कैसे कराते हैं, वो लेवल्स के जो दूसरे टीचर्स हैं, यानी कि कितने क्वेश्चंस करवाते हैं पास पेपर्स में नॉर्मली एक चैप्टर में से? सर जब मैं स्कूल में थी तो ये होता था कि टीचर्स पूरा एक ईयर करवाते थे एक क्लास में। पूरा एक ईयर करवाते हैं, यानी कि पूरा, लेकिन लाइक पूरा एक नहीं, एक जैसे कि अक्टूबर नवंबर का एक पार्ट का एक, मतलब एक पूरा वो। नहीं नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन है ना क्या कहते हैं, पूरा ईयर करवाते थे, लेकिन वो उसके लिए तो फिर ये कि पूरा पूरा पेपर ना, एक पेपर जो आया है पूरा, यानी सर एक, यही मैं ये है कि ये पास पेपर जो है ना फिर स्कूल के लाइक खत्म हो जाता था या आधा कोर्स हो जाता था तब होते थे। हाँ, यानी कि पूरा कोर्स कराने के बाद फिर वो पास पेपर्स कराते थे, वो एक साथ, वो साथ साथ पास पेपर्स नहीं करवाते थे, इस तरह से था ना। तो बेहतर क्या है, साथ साथ पास कर पेपर्स करना बेहतर है या पहले पूरा कोर्स करना? क्योंकि पूरा कोर्स करना लाइक 3 महीने में, अब 3 महीने हमारे पास भी सिर्फ 3 महीने थे, हम भी क्या, यानी कि 3 महीने में अब हम भी क्या क्या करते, ये भी तो मसला है ना। सर पहले या तो सर कोर्स खत्म ना करने हम लोग। तो यार कोर्स खत्म करने में फिर जो है पता चला फिर हम कोर्स पर ही रह गए, हमने पास पेपर देखे ही नहीं। कोर्स खत्म करने सर में पास फिर पेपर सर हम घर पे कर लेंगे, आप हमें सेंड कर दिएगा और आंसर आपको हम कहते हैं पिक्चर्स लेके भेज नहीं देंगे। नहीं 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 नहीं, सर, आप पास पेपर साथ लेके चलें। हाँ पास पेपर कराना जरूरी नहीं है, क्योंकि सर पास देखें पेपर मैं बता, जल्दी होगा। मेरा जहाँ तक हाँ, मैं जहाँ तक ये वो है, कहूंगी कि मेरा फैल्कन एक्सपीरियंस। के, फैल्कन के ना एक कुछ टीचर्स काफी मशहूर हैं, एक मैं उनको जानता हूँ, मिर्जा करके उनका कुछ नाम है, शायद में बिजनेस स्टडीज, तुम जानती हो उनको? बिजनेस नहीं स्टडीज, सर, मुझे किसी सर मिर्जा का नहीं पता। अच्छा आप अच्छा, पेरेंट्स बता दें, मैं आप, पूछ लूंगी। नहीं नहीं, उनके ना फेसबुक वगैरह पे भी काफी है, और उनके ना वो वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाते हैं, आसानी से मिल जाते हैं उनके वीडियो लेक्चर्स ना। खैर कोई ऐसा मसला नहीं है। अच्छा अनिक, तुम क्या, तुम प्राइवेट कैंडिडेट हो या तुम जो है वो स्कूल से दे रहे हो? नहीं नहीं सर स्कूल से, सर सिटी स्कूल में हूँ मैं। हैदराबाद के सिटी सिटी स्कूल, अच्छा सिटी के हैदराबाद कैंपस में हो, तो वहाँ, जी सर लियाकत कैंपस में। अच्छा तो और कितनी ब्रांचेस होंगी यहाँ पे हैदराबाद में सिटी स्कूल की? सर ब्रांचेस, हाँ, ब्रांचेस सर ये सर जिन्ना कैंपस और लियाकत कैंपस है, दो ही कैंपस हैं। सिर्फ बाकी हैं लेकिन वो कहते हैं जूनियर्स के लिए हैं। अच्छा अच्छा, ओ ए लेवल्स के लिए खाली 2 कैंपस हैं इनके पूरे जी हैदराबाद सर में? ओए लेवल के लिए खाली 2 कैंपस हैं। और जो टीचर तुम्हें पढ़ा रहे हैं उनकी क्वालिफिकेशन वगैरह, उनका नाम? सर जो अभी मुझे अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं उनका नाम है सर हसीब। अच्छा, कैसे टीचर हैं, क्या क्वालिफिकेशन है? सर उन्होंने एसीसीए किया हुआ है, अच्छा, मतलब पता नहीं पार्ट क्वालिफाइड या फिर समथिंग लाइक दैट, और कहते हैं वो बैचलर्स इन अकाउंटिंग। बैचलर्स इन अकाउंटिंग और एसीसीए, वो कुछ पेपर उन्होंने किए हैं। अच्छा, तो क्या वहाँ पे यानी कि मतलब आर यू नॉट सेटिस्फाइड विद हिम, क्या मसला है? नो सर आई एम सेटिस्फाइड, लेकिन सर आजकल असल में वैसे तो हो रही थी क्लासेस ऑनलाइन, बट फॉर सम डेज वो कहते हैं क्लासेस हो नहीं रही हैं, तो आपसे भी ट्यूशन ले रहा हूँ और उधर भी पढ़ रहा हूँ, तो वो ज्यादा अच्छी तैयारी हो रही है। ठीक है, गुड।
अच्छा तो ये है। अच्छा अब जो है ना, अब मैं कोशिश करूंगा कि जितनी जल्दी हो सके ना मैं पास पेपर्स ना कवर अप करूं और इस कोर्स को ना वाइंड अप करूं। देखो मैं कोशिश करता हूँ मैं कल भी क्लास रखूं, ठीक है। कल हाँ कल मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कल भी क्लास रखूं, फिर आज तो यहाँ तक रखते हैं, कल इंशाल्लाह रखेंगे इसी तरह से रखेंगे और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा ना इसको क्लास क्लास की लेंथ भी ज़रा ज़्यादा हो, ज़रा लंबी क्लास रखेंगे, ठीक है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, कल मिलते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर अटेंडिंग, इट सर वाज जी। सर मुझे एक बात और बोलनी थी। सर आप अकाउंटिंग्स के साथ बिजनेस भी प्लीज क्लास दे दें। यार बिजनेस की क्लासेस ना मसला ये है कि मायदा बिजनेस में मैं ना फिर तुम लोगों के लिए ये कर सकता हूँ कि अगर तुम मुझे पर्टिकुलर एरियाज पर्टिकुलर टॉपिक्स बता दो ना कि ये टॉपिक्स मुश्किल है, तो वो टॉपिक्स जो है ना वो मैं कवर अप कर सकता हूँ। लेकिन बिजनेस स्टडीज पूरा पढ़ाना ना मेरे लिए इस वक्त मेरे पास ना इतना टाइम नहीं होगा तो मैं बिजनेस स्टडीज भी पूरा पढ़ाऊँ तुम लोगों को, ये मसला है अभी मेरे पास बिजनेस स्टडीज का। क्योंकि फिर मैं और भी जगहों पे यानी कि मैं पढ़ाता हूँ ना, ऑनलाइन पे पढ़ाता हूँ, आईसीएमए को पढ़ाता हूँ ऑनलाइन, सिमा भी अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ऑनलाइन पे, एसीसीए भी पढ़ाता हूँ मैं। तो इस तरह मैं मुख्तलिफ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को ना मैं ऑनलाइन पे पढ़ाता हूँ। तो ये तो मैंने स्टार्ट किया था ओ लेवल्स के लिए, इसलिए अब मसला ये कि ओ लेवल्स की ना कोई मार्केट भी नहीं है ऑनलाइन पे, नॉर्मली टीचर्स ओ लेवल्स ना ऑनलाइन पे पढ़ाते नहीं है। ये तो हमने स्टार्ट किया था, मुझे मिल गए थे ये आयान यूसुफ, तो ऐसी मेरी बात हुई थी तो मैंने बोला ठीक है मैं करा देता हूँ ऑनलाइन पे। तो ये है मसला ना। तो वैसे क्या यानी कि तुम्हारे और फ्रेंड्स हैं जो ऑनलाइन पे पढ़ रहे हैं या जो पढ़ना चाहते हैं ओ लेवल्स, तुमने देखा है लोगों सर को अभी? मेरे दोस्त, हाँ सर वो जो है पढ़ना, मैंने बात तो करी थी बट दे आर टेकिंग ट्यूशन इन हैदराबाद ऑनलाइन, वो किसी और टीचर से पढ़ रहे हैं। अच्छा तो ऑनलाइन ऑनलाइन हो रही है यानी कि ओ लेवल्स की क्लासेस रेगुलर ऑनलाइन हो रही है? जी सर हो रही है सर। आई एम आल्सो टेकिंग इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस क्लास। अच्छा कहाँ से? सर वो कहते हैं ट्यूशन टीचर है हैदराबाद में। अच्छा अच्छा, तो वो इंडिविजुअल पढ़ा रहे हैं यानी कि तुम्हारे साथ कुछ और स्टूडेंट होते हैं उनको लेके साथ में सर दो ऑनलाइन? तीन कहते हैं स्टूडेंट्स और होते हैं, हम साथ फिर पढ़ रहे हैं। अच्छा अच्छा, इस तरह से पढ़ रहे हो, चलो गुड। ठीक है अपनी तैयारी करो जैसे भी कर रहे हो। और ये कि फिर क्या कहते हैं कि फिर अब से ये कि पास पेपर्स स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और बिजनेस स्टडीज का अच्छा मैंने तुम्हें बता दिया कि जो जो तुम्हारे प्रॉब्लम एरियाज है ना उसको या तो साथ में सॉर्ट आउट कर लो, एक साथ मिलके सॉर्ट आउट कर लो, और मुझे भी कुछ एरियाज बता देना जो तुम्हें मुश्किल लग रहे हो, उन वो एरियाज मुझे लिस्ट डाउन कर देना, तो फिर मैं उसमें तुम्हारी हेल्प इंशाल्लाह कर दूंगा बिजनेस स्टडीज में। लेकिन यार पूरा कोर्स बिजनेस स्टडीज का कवर करना एट दिस मोमेंट इज रियली डिफिकल्ट ना, इस वक्त बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो कोई थैंक बात नहीं यू, सर, कोई मसला नहीं है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर अटेंडिंग एंड वी माइट मीट टुमारो नाइट, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।